हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा। आज हम कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ेंगे जियोग्राफी की। तो आज हम नोट्स बनाए हैं, उस अपने नोट्स के माध्यम से और बहुत ही सरल तरीके से आज हम पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी की टोटल हम आज कवर करेंगे। उसमें इस श्रृंखला में हम देखते हैं। तो अब पहला हमारा चैप्टर कौन है? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, हमारा हो गया पृथ्वी हमारा आवास। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हो जाएगी सौर मंडल में पृथ्वी। तो जैसे देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, क्या हो जाएगा? ये सब हमारे एक सौर मंडल में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं खगोल पिंड क्या होता है। खगोल पिंड देखते हैं, स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश वाले खगोल पिंड, तारे जैसे सूर्य। ठीक है, अब खगोल पिंड में आपको समझ में आ गया ना, स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश वाले खगोलीय पिंड जैसे तारे। तो इसमें देखते हैं हम हमारा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं? जिसे तारों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, अर्सा मेजर होता है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। अर्सा मेजर मेजर के भाग होते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा या उत्तरी दिशा होता है, अस्थाई होता है, जिसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ध्रुव तारा जो है उस सप्तऋषि एक तारा होता है, उसकी सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। देखो, इस पर यूपीएससी जो है प्री 2012 में क्वेश्चन बनाया था, उसको हम देखते हैं और इस क्वेश्चन की मदद से हम क्या करते हैं, अभी जो पढ़े ध्रुव तारा उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। वह अपने गांव जाना चाहता था, जो वह वहां से पूर्व में 5 किमी की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे की पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो क्या करेगा? तो वो कौन सा धारा चुनेगा? कौन सा? जिसमें जो है ध्रुव तारे के क्या हो जाएगा, अपने बाईं ओर रखकर वह अपना रास्ता कौन चुनेगा? अपने कि जो ध्रुव तारा है उसको अपनी बाईं तरफ रखकर वह सीधा चलेगा तो अपने गांव पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा खगोल पिंडीय जिनमें स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ग्रह किसको कहते हैं? देखो, ग्रह यह होता है जिसके पास क्या होता है, वैसा खगोल पिंड जिसमें अपने स्वयं के पास कोई ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रह हैं वो उनका क्रम क्या है? सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है? ठीक है, हम इसको देखते हैं। हमारा मान ये सूर्य है, सूर्य के बाद कौन सा आ रहा है? बुध आ रहा है, उसके बाद शुक्र आ रहा है, उसके बाद पृथ्वी आ रहा है, उसके बाद मंगल आ रहा है। ठीक है, जो इन चारों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन जो 4 ग्रह स्टार्टिंग के हैं सूर्य से, इनकी दूरी पास में है, तो इनको क्या करते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनकी संरचना क्या है? चट्टानी संरचना और छोटे आकार में छोटे हैं। ठीक है, जो एक पास वाले ग्रह हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं, जिन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनकी संरचना चट्टानी है और छोटे आकार के हैं। ठीक है, अब मंगल और बृहस्पति में हम देखते हैं एक क्षुद्र क्या है, एक पट्टी है। ठीक है, वो क्षुद्र पट्टी मतलब क्या है? ये ऐसा मेघला है जो छोटे छोटे कण या एस्टेरॉयड टाइप में पत्थर जो होते हैं, एस्टेरॉयड, उनका एक मेघला है, वो चारों तरफ फैला हुआ। उसके बाद मंगल के बाद हमारा क्या आ जाता है? बृहस्पति आ जाता है, शनि आ जाता है, यूरेनस आ जाता है, नेपच्यून आ जाता है। अब जो ये चारों हैं, जो मंगल के बाद हैं हमारा, तो उनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह या गैसीय व तरल आकार के। अब देखो इनकी संरचना कैसी है, इनकी संरचना गैसीय है और तरल आकार के और बड़े आकार हैं। इनका संरचना गैसीय है
तरल है और बड़े आकार के। जो आंतरिक थे उनकी संरचना कैसी थी, चट्टानी थी और छोटे आकार की थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होता है, जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कम समय में करेगा। भाई ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं हमारा सूर्य हो गया, मान लेते एक ग्रह इसके नज़दीक है तो सूर्य का परिक्रमण उतना ही कम समय में करेगा। अब मान लेते हैं कोई हमारा एक ग्रह यहाँ पे है, वो भाई उतनी ही लंबी दूरी में उतना ही उसका सराउंडेड क्या होगा, वो जब अपना एक चक्कर परिक्रमण करेगा तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं। अब उदाहरण के लिए बुध हमारा सर्वाधिक कम समय लेता है। कितना दिन लेता है? 28 दिन। ठीक है, नेपच्यून सबसे ज़्यादा समय क्यों लेता है, टाइम लगता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। नेपच्यून कितना उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 164 साल लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा वाला कौन सा है हमारा? ये हमारा शनि है, अभी हाल में शनि है। ठीक है, 82 और बृहस्पति हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण कैसे होता है। जैसे ग्रीक में जी और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है जियो प्लस लाजी। जैसे जियो लाजी हो जाएगा पृथ्वी के अंदर का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री हो जाएगा पृथ्वी का मापन, जियो प्लस आइड हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। देखो यहाँ पे जियो क्या होता है, जियो मान लेते हैं पृथ्वी से है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जियो प्लस लाजी कर दिए हमारा पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री हो जाएगा पृथ्वी का मापन जियोमेट्री। ठीक है, जियो प्लस आइड्स हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, आर्यभट्ट एक क्या थे, खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या हुआ था, पृथ्वी के बारे में बताया था। ठीक है, खगोल के बारे में बताया था। शुक्र, उन्होंने क्या बताया था, शुक्र पृथ्वी जुड़वा क्या है, ग्रह है, अक्षर व आकृत, आकार व आकृत दोनों में। ठीक है, प्लूटो एक बौना ग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे क्या किया, ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम उसी श्रृंखला में आते हैं, देखते हैं पृथ्वी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पे हम रहते हैं। ठीक है, इसे एक नीला ग्रह भी कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी आकार में क्या है, पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है, या क्या है, नीला ग्रह इसे कहते हैं। 2/3 क्या होगा इसके, यानी कि सतह पर पानी, यानी कि एक चीज़ जानते हो कि 70% से ज़्यादा क्या है इस ग्रह पे, पानी है। ठीक है, इसका एक उपग्रह क्या है, आकार क्या है, भू आभा, यानी कि जिसे बताए थे जियोइड। जियोइड का मतलब हो जाएगा कि ये पूर्णतया क्या है, गोल नहीं है। ठीक है, इसके क्या होता है, देखो ये पूर्णतया गोल नहीं है, यानी कि पृथ्वी ऊपर क्या हल्की सी चपटी हुई है। ठीक है, और इसकी क्या है, ये ज़्यादा मात्रा सॉरी ये इसकी क्या है, लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हो जाएगा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। आप इसको सब जानते हैं। खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस खगोलीय पिंड क्या है, जो उपग्रह है वो क्या होता है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारा देखो भाई चंद्रमा भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। और देखो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में, 27 दिन में पूरा कर लेता है। साथ ही इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, साथ ही क्या करता है, अपने अक्ष पर भी क्या कर लेता है, एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण पृथ्वी हमें क्या होता है, चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। भाई देखते हो चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लगभग वो 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। साथ ही इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है। इसी के कारण हमें क्या होता है,
चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोराइड, यानी कि जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह में हम देखते हैं क्या होता है, असंख्य छोटे छोटे पिंड। देखो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मंगल व बृहस्पति के मध्य बेल्ट में है। अभी आपको बताए थे ना क्षुद्र ग्रह के बारे में, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, पिंड होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, उन्हीं को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं, अब आते हैं, हम चले आते हैं उल्का पिंड पे। अब देखो, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर क्या करते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब वे प्रवेश करते हैं तो इनके घर्षण के कारण इसमें चमकदार क्या हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जैसे लगता है ये जलने लगता है। ठीक है, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो भाई अब आगे देखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। ठीक है, लाखों तारों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, खुला आकाश क्या हो जाता है, सफ़ेद चौड़ी पट्टी, चमकदार रास्ता। यहाँ पे करोड़ों तारे बादल व गैस में होते हैं और सौर मंडल इसी का एक क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लाखों आकाशगंगाएं क्या है, ब्रह्मांड में है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको समझाते हैं एक चीज़। देखो यहाँ पे आकाशगंगा, यहाँ पे देखो हमारी पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, यानी कि सबसे बड़ा हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड। उसके अंदर कितनी आ जाएंगी, असंख्य आकाशगंगाएं आ जाएंगी। और एक आकाशगंगा के अंदर क्या होता है, लाखों करोड़ों सौरमंडल होता है। ठीक है, और सौरमंडल के अंदर हमारी क्या है, एक पृथ्वी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, धूमकेतु जिसे हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा, छोटा पिंड, चट्टानों, धूलकणों, हिम व गैसों का बना हुआ होता है। धूमकेतु किसे कहते हैं, वह छोटा पिंड होता है, चट्टानों, धूलकणों, हिम व गैसों का बना होता है। क्या ए कपूर बेल्ट नेपच्यून के बाहरी क्षेत्र में है, क्या है, एक यहाँ पे है, नेपच्यून के बाहरी क्षेत्र में है। सूर्य के पास से गुजरने पर बाहरी सतह क्या हो जाती है, पिघलकर गैस में बदल जाती है। ठीक है, अब मैंने बताया कपूर बेल्ट, यानी कि जब इस सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनकी बाहरी परत क्या हो जाती है, पिघलकर गैस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, आगे चलते हैं, हमारा आ जाएगा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब हमारा सेकंड चैप्टर क्या हो जाता है इसमें, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर जैसे आप जानते हो, अब उसके बारे में बताने चल रहे हैं अच्छे से। अक्षांश क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे अक्ष क्या है, सबसे पहले अक्ष क्या है, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, अक्ष का झुकाव कितना है, 23/1/2 तथा 66/1/2 कोणीय कक्षीय समतल है। ठीक है, अब विषुवत वृत्त क्या होता है, सब सेकंड में आ जाते हैं विषुवत वृत्त। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं, विषुवत क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश समांतर रेखाएं, विषुवत रेखा वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त। ठीक है ना, तो हमारा अक्षांश क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, यानी कि वह समांतर रेखाएं जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक निश्चित सभी समांतर वृत्त हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषुवत रेखाएं बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, पृथ्वी के कटबंध, पृथ्वी के ताप कटबंध, हम क्या देखते हैं, पृथ्वी के ताप कटबंध। अब सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है कि कर्क व मकर रेखा के बीच, आप जानते हो कर्क रेखा हमारी कहाँ पे है,
जैसे कर्क और मकर रेखा के बीच, ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्क रेखा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, मकर रेखा। ठीक है, इसके बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, सर्वाधिक उष्मा की प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें हो गया कि हम देखते हैं कि हमारा हो गया उष्ण कटिबंध, उसमें हम आपको बताएं कि उष्ण कटिबंध में होता है जैसे कि ऐसी पृथ्वी है हमारी, मान लेते हैं ये तो हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ पे सूर्य है, तो ये बोल रहा है कि हम यहाँ पे सूर्य का क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, दैनिक तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, और यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक क्या हो जाता है, तापमान पाया जाता है। भाई जहाँ पे सूर्य की जो प्रकाश होगा, किरणें उसके पूरे क्षेत्र पे पड़ेंगी, तो एटम आप जानते हो कि सूर्य वो गर्म हो जाएगा। अब हमारा दूसरा देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण से भाई लग जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसम ठंडा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं शीतोष्ण। अब शीतोष्ण कटिबंध पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की होगा, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के, यानी 23 सही 1/2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्क रेखा, 23 सही 1/2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, ये दोनों तरफ ऐसा ही कटिबंध है। ठीक है, उसके बाद देखिए तापमान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ इस पे और यहाँ पे इसके के बीच में यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब हमारा शीत कटिबंध अभी आपको बताएं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दोनों। उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाएगा, 66 सही 1/2 नॉर्थ में, तथा क्या हो जाएगा, और 66 सही 1/2 हो जाएगा साउथ में। यहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक ठंड हो जाएगा, सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगे, क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं देशांतर क्या होता है। अब देखते हैं देशांतर, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर की जानकारी आवश्यक होती है। जैसे हम किसी की स्थिति की जानकारी अगर हमें करनी हो एग्जैक्ट, तो उसे देशांतर के जैसे देशांतर के साथ साथ उसे अक्षांश की भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों नहीं पता है, यानी कि दोनों में से एक पता है एक नहीं पता है, तो अच्छे से पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में है, व मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में एक ही अक्षांश पे है, 20 दक्षिणी अक्षांश पर, लेकिन इनकी सही अवस्थी हेतु देशांतर का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, जैसे आपको अभी हम बताए। ठीक है, देशांतर क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, मिलाता है। देशांतर क्या है, काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, मिलाता है, उसी को क्या कहते हैं, देशांतर। यह काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी की कहीं खींची गई नहीं गई है। ठीक है, देशांतर के बीच की दूरी को अंशों यानी कि डिग्री में क्या करते हैं, मापा जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी क्या होता है, उनको डिग्री में मापते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है। इसमें बोला प्रत्येक अंश को किस में, मिनट में विभाजित किया गया, और मिनट को किस में विभाजित किया गया है, सेकंड में विभाजित किया गया। ठीक है, ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके मध्य की दूरी ध्रुव की तरफ जाने पर घटती हैं। क्या है, एक ये अर्धवृत्त हैं, इनके मध्य की दूरी ध्रुवों की जाने की तरफ क्या होती है, घटती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ सभी देशांतर एवं अंतर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, ये अर्धवृत्त है जिनके माध्यम से
इनके ध्रुवों की, हम जैसे जैसे इनके ध्रुवों तरफ जाते हैं इनकी दूरी क्या हो जाती है, घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए ना। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। यहाँ पे बोला गया सभी जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना अच्छे से। इसमें बोला गया है, इसे स्टार लगा लो, पूछ लेगा कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख यामी उत्तर। ठीक है, प्रमुख हम क्या देखते हैं, यामी उत्तर देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानक, ठीक है, मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, जिसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहाँ पे है, जिसे प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, 180 अंश पूर्वी व पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो हमारा क्या है, प्रमुख यामोत्तर क्या है, या इसे हम 0 मानते हैं। अगर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं इसे हम पूर्व बोलेंगे, अगर इसके हम पीछे जा रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि देखो एक क्वेश्चन आया है 2008 में यूपीपीएससी में, निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट स्थित है। आप सब जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, बोरिंग जल डमरू मध्य। ये बहुत ही हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे, देशांतर व समय। अभी आपको जैसे बताए थे, अगर हम इधर जाते हैं पूर्व देशांतर में आता है ग्रीनविच लाइन की, अगर हम क्या जाते हैं पश्चिम में जाते हैं पश्चिम देशांतर होता है। एक देशांतर पर तिथि रेखा सभी क्षेत्रों का एक ही समय होगा। यहाँ पे होगा एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्र क्या हो जाएंगे, एक ही समय में होगा। जैसे एक ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, अभी जैसे अगर हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं तो उसे हमारा हो जाएगा पूर्वी देशांतर, अगर हम पश्चिम में है तो माइनस। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जैसे बता दें, समय गणना विधि, पृथ्वी 24 घंटा क्या होता है, यानी कि 24 घंटा क्या करता है, 24 घंटा 360 घूर्णन, ठीक है, डिग्री में घूर्णन करता है, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। 1 घंटा घूर्णन में बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपान 24 बराबर 15 यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रहा है, 15। और 1 मिनट में 4 मिनट में क्या हो रहा है, 1 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, ओके। अब यानी कि देखते हैं यहाँ पे ग्रीनविच से 15 हो जाएगा डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे। ठीक है, तथा पश्चिम क्या हो जाएगा हमारा 1 घंटा पीछे, यानी कि यहाँ पे जब पश्चिम 1 घंटा पीछे रहे तो 11 बजेगा, लेकिन अगर जैसे पूर्व में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मानक समय क्या होता है, भारत का क्या है 22/1/2 पूर्वी देशांतर, अर्थात ग्रीनविच से कितना आगे है, 5/1/2 यानी 5.5 घंटा क्या है हमारा आगे है। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की गतियाँ। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी की गति यानी कि 2 प्रकार की है, एक क्या है हमारी घूर्णन है और दूसरी क्या है परिक्रमण है। घूर्णन कहाँ पे करती है, अपने अक्ष पे करती है, और परिक्रमण कहाँ करती है, सूर्य के चारों तरफ करती है। ठीक है, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक हो गया हमारा घूर्णन, एक दूसरा हो गया हमारा परिक्रमण। ठीक है, और जो घूर्णन करती है वो अपने अक्ष पे ही करती है। ठीक है, लेकिन जो परिक्रमण करती है सूर्य के क्या करती है, चारों तरफ करती है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्रदीप वृत्त। ठीक है, दिन व रात को विभाजित करने वाला वृत्त होता है। प्रदीप वृत्त क्या होता है, जैसे पूछ लेगा डायरेक्ट स्टेटमेंट में, प्रदीप्त वृत्त क्या है,
तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे क्या हो, दिन व रात को जो विभाजित करने वाला वृत्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, हमारा हो जाए प्रादीप्त वृत्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण 21 जून। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा क्या होता है, चमकता है। अब उत्तरायण कब होगा, यानी कि 21 जून को सूर्य क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, कर्क रेखा पर चमकेगा। उत्तरी ध्रुव ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा दिन व दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, उसका विपरीत यानी सबसे छोटा दिन हो जाए। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो अपने यहाँ क्या होता है, तो गर्मी पड़ती है। देखो अपने देश में जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी है, सूर्य यहाँ है। ठीक है, जब उसकी स्थिति यहाँ आ जाएगी, यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लाइट पड़ने लगेगी नॉर्थ साइड में। तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने लगेगी, यहाँ पे गर्मी ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पे गर्मी होने लगेगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य उत्तरायण में होता है तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, और जब सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है तो हमारे यहाँ ठंडी का मौसम आ जाता है, जिसे कहते हैं शीत ऋतु। ठीक है, अब दक्षिणायन में 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत, दक्षिणी ध्रुव ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी ध्रुव का इसके विपरीत सबसे छोटे दिन। देखो अब जानते हो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत जैसे हम दक्षिणायन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य दक्षिण में चले जाएंगे और वहाँ पे उस पे हमारा जो है मकर रेखा उस पे सीधा क्या होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा विषुवत। विषुवत में देखते हैं 21 मार्च व 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा होता है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात क्या होती है, स्थित बराबर होती है। अब देखते हैं, अब सीधे देख लो कि पूछ लेगा पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होती है, तो हम क्या लिख देंगे, 31 मार्च और क्या हो जाएगा 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु रहती है। आप जानते हो सितंबर के महीने में हमारे यहाँ क्या आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, उसका बसंत ऋतु। देखो इसका मतलब हो गया, जैसे सितंबर में हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट होती है, तो अभी देखो मार्च अप्रैल जैसे होता है बसंत ऋतु अपने यहाँ चलता है। ठीक है, लेकिन जब 23 सितंबर को सूर्य यहाँ पे अपने नॉर्थ में रहते हैं तो अपने यहाँ क्या होते हैं, शरद वो उधर जाते रहते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत आ यानी कि उधर गर्मी का मौसम आने लगता है और अपने यहाँ क्या हो जाता है, सर्दी का मौसम होने लगता है, यानी कि दोनों क्या है, विपरीत हैं। अब 21 मार्च को आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, सेम उल्टा बसंत हो जाएगा।